हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट जो थर्सडे था उसमें हम लोगों ने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी कक्षाएं नहीं हो पाई थी यार, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, है ना। तो आज ये क्या कर रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे और आज इसको एक और सेक्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। उम्मीद है इसके बाद कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो। बीच में कुछ आएगा तो बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देश के साथ जो संबंध है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज हम लोग का अंतिम क्षेत्र है। तो छठवीं क्लास है हमारी, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। तो इस पे हम लोग समझेंगे कि भारत और आर्कटिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आप अगर मैप देख रहे हो, देखिए ये जो मैप है, मैप में इधर रूस है। ये सर्कल ध्यान रखिएगा, ये जो गोल सा सर्कल है इसको ध्यान रखिएगा, इधर रूस आ जाएगा। ये जो रेड कलर से है ना, ये बाउंड्री है, मतलब बीच की जो जगह है ये समुंदर है, जिसे हम लोग आर्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है, यहीं बीच में। और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव, है ना। जो ये उत्तरी ध्रुव है वो है। बगल में आप जानते हैं अलास्का है, जो यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका के अंतर्गत आता है। वहीं पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड टूटे हुए कनाडा है, और नीचे अमेरिका है। उसकी इधर बात करें तो इधर ग्रीनलैंड आ जाएगा। इधर 3 देश हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। तो कुल मिला के यही है जिसको हम लोग आर्कटिक रीजन कहते हैं। और आर्कटिक रीजन में एक सर्कल है जिसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ध्यान रखिएगा यह पूरा क्षेत्र जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ है, क्योंकि नॉर्थ पोल की बात है, इसलिए पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। और भारत का जो ये आर्कटिक क्षेत्र है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे विश्व के लिए। तो भारत के साथ विश्व की भी थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप एक बार मैप ओपन कर लेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये बीच में महासागर है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, इधर कनाडा है, अलास्का है, रूस है, ठीक है, इधर 3-4 देश हैं। बस इतना ही आप यूपीएससी में लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। नीचे आइलैंड है, ठीक, आइसलैंड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। और ये पूरा क्षेत्र कैसा है, बर्फ़ से ढका हुआ है। चलिए अब बात करते हैं भारत और आर्कटिक क्षेत्र। भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाला 13 देशों में एक है। देखिए आर्कटिक परिषद क्या है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा, है ना, रूस, है ना, अमेरिका, ये सब क्या है भाई, देखो इनकी बाउंड्री सीधा आर्कटिक जो महासागर है उससे लगती है। नॉर्थ पोल से ये लोग जुड़ जाते हैं, तो इस वजह से ये लोग क्या हैं, इस परिषद के हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं भारत भी पर्यवेक्षक है, मतलब जब भी इसकी मीटिंग होती है ना तो भारत उसमें जाके बैठता है, ठीक। तो उसे कहते हैं पर्यवेक्षक, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आर्कटिक परिषद एक अंतर सरकारी निकाय, मतलब सभी सरकार जो ये देश हैं इनके सरकारी निकाय है, जो आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर आर्कटिक देशों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा तथा सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात में ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपसे आर्कटिक परिषद के बारे में आए तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखो खासकर जो ये वाला जो सेगमेंट है ना, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें कहाँ मिलता है, हमारे इंटरव्यू में। अगर पूरे विश्व के बारे में आपको थोड़ा भी बहुत पता है ना, तो आप देखिए थोड़ा बहुत वहाँ बता पाएंगे, बोल पाएंगे। नहीं पता है तो सॉरी बोलने से अच्छा है कुछ बोल ही लिया जाए, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान लो एग्जाम में नहीं आया तो जान तो रखेंगे कि भैया आर्कटिक क्षेत्र में ये चल रहा है। और यूपीएससी का जो पेपर 1 है ना, उससे भी ये टॉपिक सीधा सीधा जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में आर्कटिक क्षेत्र हमें पढ़ना पड़ता है। उस मान लीजिए यहाँ नहीं आया पेपर 2 में, तो पेपर 1 में भी तो आ सकता है, ये सीधी सी बात है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है। और एक बात और बताऊँ, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, है ना। क्योंकि रीज़न क्या है कि यार बहुत दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ और वो परिणाम मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए एक कंटेंट जो दे रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। प्लीज़ आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। लाइक वगैरह बार बार कहना पड़ता है, वो सब खुद ही आपको कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत मेहनत लगती है यार इन सब चीज़ों को बनाने में, क्योंकि मैं भी एक आप सभी की तरह एक मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ाई ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी रणनीति के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ रणनीति तो बनाए होंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भारत की आर्कटिक नीति क्या है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि
सीधी सी बात है, आर्कटिक पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके द्वारा भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्णय एक नीति बनाई गई है। उस नीति का ये नाम रखा गया है। तो ये नीति का जो नाम है ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। हो सके तो शॉर्ट में याद रखना, लेकिन याद रखना क्या, भारत और आर्कटिक सतत विकास नीति, आप इतना ही ध्यान रख लो। वैसे जो इसका पूरा नाम है वो है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्णय। ठीक है, और किसके द्वारा भूलना नहीं है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय नहीं है। ठीक है, नहीं तो पता चला। देखो जो ये मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसने क्या किया है ना, जो आर्कटिक नीति है उसके तहत 6 स्तंभों में इस चीज़ को डिवाइड किया है कि कुल मिला के हम 6 स्तंभ की बात करेंगे और इन 6 मुद्दों पे हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। जैसे नंबर 1, भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, ये होगा हमारा वहाँ पे। अगला है आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना, क्योंकि हम भी उस क्षेत्र में ना कुछ भागीदार बन पाएँ ये। और अगला है शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दे पाए उस आर्कटिक क्षेत्र में। अगली बात है परिवहन और कनेक्टिविटी बना पाएँ, क्योंकि माना यह जा रहा है 2050 के बाद वहाँ पे बर्फ़ की जो पेटियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल के हो सकता है ख़त्म हो जाए आगे 200 साल में। तो बहुत तेज़ी से पिघल रही हैं, इस वजह से माना जा रहा है कि आने वाले साल जो हैं वहाँ पे बहुत सारा खनिज, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम अभी से सोच रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो, हमारा प्रभुत्व वहाँ कायम होता रहे और परिवहन, कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शासन, उस क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, इस पे हम काम करते रहें, जिससे तब तक एक बेहतर परिणाम सामने आ पाए। आगे बात करते हैं आर्थिक और मानवीय विकास हो पाए, जलवायु और पर्यावरण का संरक्षण हो पाए। तो ये हमारे 6 स्तंभ हैं जिस पे हमें काम करना है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्कटिक क्षेत्र में शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। जो यहाँ शब्द लिखे हैं ना, विश्वास करिए वो किसी जादू से कम नहीं है। ठीक है, आगे शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परिवहन और कनेक्टिविटी, आर्थिक और मानव विकास, ध्यान रखना दोनों विकास की बात करना है। आगे जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है जिससे पर्यावरण में दिक्कत आएगी, उसका संरक्षण भी करना है। ये 6 स्तंभ ध्यान रखना किसके द्वारा डिसाइड किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र नीति में। कोई दिक्कत? चलिए आगे स्टार बना के एक बात लिखी है कि भारत की आर्कटिक नीति को लागू करने में अकादमिक या अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय और उद्योग सहित कई हित शामिल होंगे। ऐसा किसने कहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। उसने कहा देखो जो हमारी जो आर्कटिक नीति है उसमें अकादमिक लेवल पे हम लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, अनुसंधान करेंगे, समुदाय और व्यवसाय को साथ जोड़ेंगे, जिससे उद्योग सहित हम वहाँ पे कुछ काम कर पाएँ। कैसे उद्योग? खनिज को निकालने के, क्योंकि बहुत सारा खनिज तो है, सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है यार, ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है खनिज का भरमार तो होगा ही होगा। तो अगर अभी से मजबूत धीरे धीरे नहीं होंगे तो आगे चल के क्या होगा, वही है कि अंत में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये रखा गया है कि अकादमिक लेवल पे पढ़ाना शुरू करेंगे, अनुसंधान तो करेंगे, समुदाय, व्यवसाय और उद्योग को भी साथ में जोड़ेंगे, ये हितधारक होंगे आर्कटिक नीति के। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य क्या है। कुल मिला के मैंने 5 उद्देश्य मैंने बोला, हमेशा मैं 3 4 5 बातें लेकर आता हूँ, वही 5 बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पहला क्या है, भारत की जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाना, ये उद्देश्य है। देखो सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा है जलवायु परिवर्तन का वो आर्कटिक क्षेत्र में ही हो रहा है। रीज़न क्या है, वो नॉर्थ पोल है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी देश है, विकसित देश सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक में है। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, चाहे यूरोपियन हुआ, तो वो सब उसके नज़दीक हैं, रशिया हुआ, है ना। तो ये सब देश जो वहाँ पे नज़दीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का असर वहाँ दिख रहा है। तो भारत की समझ बढ़ाएगा, ठीक है, यह नीति जो लाएगी, क्योंकि वहाँ हम जितना ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे हमारी समझ उतनी बढ़ेगी। अगला नौवहन मार्ग, अगर बर्फ़ पिघलेगी तो नौवहन मार्ग मिलेंगे। आगे ऊर्जा सुरक्षा, सीधी सी बात है
अंत में उसी की लड़ाई है कि पेट्रोलियम और ये सब खदा मिले, यूरेनियम मिले, क्या पता, है ना। और खनिज संपदा वहाँ पे है ही, इसका भरमार है, सीधी सी बात। तो बर्फ पिघलने के प्रभावों पर बेहतर विश्लेषण कैसे किया जाए, भविष्यवाणी क्या रखा जाए कि आने वाले समय में क्या होगा, और समन्वित नीति के निर्माण में योगदान रखना। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारा उद्देश्य है ये है, ठीक है, कि भैया आने वाले समय का जो विश्लेषण है वो करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और समन्वित नीति बना के रखेंगे, क्योंकि हमारा तो क्षेत्र है नहीं वो, तो वहाँ पे जो देश हैं उनसे एक समन्वित नीति बना के रखेंगे और उसमें हम अपना योगदान देते रहेंगे। है कि नहीं, कितनी अच्छी बात, बिल्कुल। चलिए अगली बात करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमालयों के बीच संबंधों का अध्ययन करना जरूरी है। कि ध्रुवीय जो क्षेत्र है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, और देखा जाए हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो पूरी तरह से क्या हैं, बर्फ़ से ढके हैं। आइसलैंड है कि नहीं है, पूरी तरह से, है ना। तो उनके भी संबंध देखा जाए कि भैया अगर जलवायु परिवर्तन का असर उस क्षेत्र में हो रहा है तो हिमालय में भी होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई बर्फ़ वहाँ भी पिघल रही है तो हिमालय में भी तो पिघल रही है, तो इनके संबंध को पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संस्थागत कदम उठाने की ज़रूरत है और मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करना, यही तो हमारा उद्देश्य है भैया। संबंध बताएंगे तभी तो ये सब कर पाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, आर्कटिक परिषद में भागीदारी को बढ़ाना। जानते हैं पर्यवेक्षक का दर्जा मिल ही गया है, अगर हम बेहतर करेंगे तो जो वहाँ के आसपास के देश हैं वो हमें भागीदारी का ज़्यादा मौका देंगे, ठीक है। अगला, भू राजनीतिक समझ, सीधी सी बात है, उस एरिया की समझ हमारे ज़्यादा विकसित हो पाएगी, उससे क्या होगा, भारत को भी बेनिफिट मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ना उसकी समझ को बेहतर बना पाएंगे। जब कोई चीज़ देखो कानून बना है ठीक है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल तौर पे काम होता है तो मामला बहुत अलग होता है ना। तो उसकी समझ भारत को होगी, जिससे आने वाले समय में हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी केस दायर करना हुआ, क्या हुआ, हर मैटर के लिए भारत हर तरफ से तैयार होगा, यही हमारा उद्देश्य है। देखो मैंने सब कुछ शामिल कर लिया है इस 5 पॉइंट में, देखिए, है ना। कानून को भी ला दिए, भू राजनीतिक संबंध भी ला दिए, आर्कटिक परिषद में भागीदारी को भी ला दिए, सभी देशों को भी मैंने जोड़ लिया। उसी के साथ साथ हिमालय अपने देश को ध्रुवीय से, जो ध्रुवीय क्षेत्र है मतलब नॉर्थ पोल है, उससे जोड़ दिया। मानव संसाधन, जो मानव है उसका संसाधन मतलब मानव संसाधन, मानव को बेहतर कैसे बनाया जाए और संस्थागत निर्माण कैसे किया जाए उसकी भी बारे में बात कर ली। आगे जो हमारे प्रभाव होंगे उससे कैसे निपटना है, ऊर्जा सुरक्षा और खनिज संपदा की भी बात कर ली। उसके बाद भारत में जलवायु परिवर्तन का जो बढ़ रहा है उसमें हमें समझ हमारी विकसित होगी। हर चीज़ शामिल है यार। तुम्हें ये लग रहा होगा कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इतना लिख के आना, मैं कह रहा हूँ जो एग्जामिनर होगा ना वो क्यों नहीं बनाएगा आपको आईएएस, ठीक है। वो क्या चाहता है, यही तो चाहता है कि आपको जो बातें आप लिखिए क्रिस्प लिखिए, एकदम ज़बरदस्त लिखिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में फर्जी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है वो पढ़ो जो एकदम टू द पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, भारत और आर्कटिक सहयोग का इतिहास क्या रहा है। शुरू से इस क्षेत्र में भारत का क्या सहयोग रहा है और भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए सबसे पहले बात किया जाए, आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ा 1920 में, अंग्रेज लोग ये थे ना तभी से, पेरिस में एक स्वालबार्ड की एक संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर हुआ था आर्कटिक क्षेत्र को लेकर, ठीक है। तो भारत वहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर ये पॉइंट याद रहा, ठीक है, स्वालबार्ड तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कुछ ये बातें ध्यान रख लेना। तो भारत के अभियान क्या रहे हैं, देखो मैंने लाइन वाइज लिखा है। सबसे पहले 2007 की बात करेंगे। 2007 में भारत ने जैविक विज्ञान, महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान और हिमनद विज्ञान के लिए आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, ठीक है। भारत ने देखो कब शुरू किया, 2007 में। जिसमें क्या चीज़ भारत ने शामिल की, देखिए कितने ज़बरदस्त पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या है, जैविक विज्ञान। अब ये क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि वहाँ पे खनिज कितना है, नए बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, नए रोगाणु क्या हो सकते हैं, जैविक यही तो बताता है ना। कि नहीं तो पता चला उस बर्फ़ के अंदर से कोई ऐसा विषाणु निकला या कोई ऐसी गैस निकली जो सच में पूरे पृथ्वी को लेके चपेट रही है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है जैविक विज्ञान को पढ़ना, ठीक है। आगे महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान और हिमनद विज्ञान के लिए आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान सरकार ने शुरू किया है, कब, 2007 में।
7 से आगे बढ़े, कब आया? 2013। 2013 में भारत आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक बन गया, जो मैंने सबसे पहले यही बात की है कि भारत 13वां ऐसा देश बना है। ठीक है, 2013 में ये हो गया। आगे बात करते हैं 2016 में। अब 2016 में क्या है? भारत की सबसे उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला, जिसे हम लोग ग्रेबो बेडेट की स्थापना की गई। सबसे उत्तर में, मतलब एकदम नॉर्थ पोल के पास हमने एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला बनाई है, जिसमें हम अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत आर्कटिक समुद्र विज्ञान, वातावरण, प्रदूषण और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययनों में सक्रिय रूप से हमेशा से शामिल रहा है। तो ये हमारा क्या है? हमने वहाँ पे कौन कौन से साझेदारी की है, हमारा क्या क्या सहयोग रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। अगला, भारत का कहना है कि सभी मानवीय गतिविधि टिकाऊ, जिम्मेदार, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत सारे देश लगे हैं, अमेरिका लगा है, कनाडा लगा है, रूस लगा है। ठीक है, अब ये जो देश लगे हैं तो वहाँ भारत क्या कहेगा? देखो भैया, जो गतिविधि हो टिकाऊ हो, ये ना हो कि आज आप आए और पता चला आपके फ़ायदे का नहीं था, आप निकल लिए, है ना, और जो हो रहा है होने दो। ऐसा नहीं करना है, एक जिम्मेदार बनना है, पारदर्शिता रखनी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना है। तभी क्या कर पाएंगे? हम आर्कटिक क्षेत्र को बहुत बेहतर बना पाएंगे और दुनिया की समझ उसमें विकसित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या लगता है आपको, इतनी सब चीज़ें एकदम आसान होगी क्या भारत के लिए? भाई आसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो मैं बताऊँ यार, अगर आप किसी दूसरे टीचर से कहीं यूट्यूब पे अगर आप पढ़ेंगे, या फिर ऑफलाइन पढ़ेंगे या ऑनलाइन जो भी कक्षाएं ली जाती हैं ना, जो बोर्ड पे, विश्वास करिए इतना कंटेंट पढ़ाने के लिए ना वो 2 घंटे आपसे लेंगे। ठीक है, कितने घंटे? 2 घंटे। ध्यान रखना, 2 घंटे आपका बर्बाद होगा। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कोई पॉइंट था जो आपको समझ में ना आया हो। समय को सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, जितना समय सेव करोगे उतना बेहतर होगा। अब मैं देखता हूँ यार, पॉलिटी में ना जो लोग पढ़ते हैं, 100 क्लासेस लग रही हैं और रोज डेली 1.5 घंटे 2 घंटे का वही बातें 100 बार पढ़ाई जाती हैं आपको। अगर सच में ना थोड़ा बहुत आप किताब उठा के पढ़ लें एक बार, विश्वास करिए उनसे बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं उसके लिए क्लास कीजिए, नहीं तो सबसे कम समय में देखिए कैसी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। ठीक है, नहीं तो पता चला मेंस की तैयारी हो नहीं पा रही है और प्रीलिम्स में आप जी झोर से समय दिए पड़े हैं। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा सावधानी। अब आगे बात करते हैं, जो भारत के विधान है ना, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, है ना। चुनौतियों को देख लेते हैं, बस काम हमारा हो जाएगा। देखिए, विश्व और भारत की समक्ष चुनौतियाँ, कुछ चुनौतियाँ सिर्फ भारत के लिए हैं और कुछ तो पूरे विश्व के लिए हैं। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन, ये भाई पूरे विश्व की बात है। ठीक है, और भारत की भी बात है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत की नहीं है। देखो, संवेदनशील समुद्री बर्फ, क्योंकि पूरा मैंने क्या बोला, समुंदर है लेकिन पूरा बर्फ से ढका है, तो संवेदनशील है ना, सीधी सी बात है, बहुत संवेदनशील। हल्का भी अगर परिवर्तन चेंज हुआ, हल्की सी भी गर्मी आई तो पूरी पिघल जाएगी। इससे क्या होगा? पिघलने से वातावरण गर्म होगा, तो क्या होगा? लवणता में कमी आएगी। रीज़न क्या है? जो नमकीन पानी है, मीठा पानी जब उसमें मिलेगा तो लवणता में कमी आएगी। इससे क्या होगा? जो समुद्री जीव है उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये दुनिया के सामने क्या है? एक चुनौती है आर्कटिक क्षेत्र में। अगली बात करते हैं, परमाफ्रास्ट। ये क्या होता है? वही बर्फ है ना, समुद्री बर्फ को हम लोग परमाफ्रास्ट कहते हैं, या जो भी बर्फ की पेटियां हैं उसको परमाफ्रास्ट कहते हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। पिघलने से वायरस और नए बैक्टीरिया निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, और पता चला कहीं महामारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, ये समस्याएं हैं, इससे निपटने के लिए ही तो अनुसंधान किए जा रहे हैं। आगे, जल सुरक्षा, मौसम की स्थिरता। अच्छा, जल सुरक्षा क्यों? देखो, अगर आपने सिर्फ जल सुरक्षा लिख दिया ना, विश्वास करो यूपीएससी का जो मास्टर है वो समझ जाएगा कि आप बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। कहोगे सर ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखो, जल सुरक्षा मैंने बोला तो इसका मतलब ये हो, अगर बर्फ़ पिघलेगी तो मीठा पानी कम हो जाएगा, और मीठा पानी कम हो जाएगा तो नदियाँ सूख जाएंगी। भारत में देख रहे होंगे, जैसे गंगा है, यमुना है, बहुत सारी नदियाँ बर्फ़ की टोपियों से ही तो पानी उनका आता है। अगर वो बर्फ़ की टोपियाँ ही ख़त्म हो गई तो नदियाँ सूख नहीं जाएंगी यार, और समस्या कितनी हो जाएगी। यही बात कह रही है भैया, जल सुरक्षा। आप बस एक शब्द लिखिए, विश्वास करिए, ऐसा शब्द लिखिए कि उसका एकदम कोई तोड़ ना हो। आगे, मौसम की स्थिरता।
मानसून पैटर्न में बदलाव से विश्व भर में समस्या उत्पन्न होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कहीं बाढ़ होगी तो कहीं सूखा तो कहीं अधिक वर्षा होगी। ये सब चुनौतियां हैं विश्व के सामने। आगे, जागरूकता और क्षमता निर्माण में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। बात यह है ना, किसी को नहीं पड़ी है। ना मैं कभी आर्कटिक के बारे में सोचता हूँ, ना आप सोचते हैं। लेकिन दुनिया में अब विचार होने लगे हैं, क्षमता निर्माण की बात हो रही है कि कैसे उस आने वाली समस्या को झेलना है। ठीक है, तो लेकिन अभी भी कम है, तो ये चुनौती है हमारे सामने। भारत के पास क्या चुनौती है? देखो, भारत के पास सबसे पहले अपर्याप्त फंड है वहाँ के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये बड़ी समस्या है यार, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी हम विकासशील हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें अपनी योजनाओं में, कल्याणकारी योजनाओं में पैसे लगाने, इसलिए उस चीज़ों के लिए हमारे पास अपर्याप्त फंड है। नंबर दूसरा, एक स्पष्ट नीति नहीं है, क्योंकि पैसा कम है तो उतनी अच्छी नीति हम ला नहीं पाते हैं, उसका अभाव है। ठीक है, आगे लिखा है, अभाव से समस्या और व्यापक हो जाती है। तो ये कुल मिला के भारत के पास ये समस्या, ये भी समस्या भारत की है, लेकिन ये भी है। ठीक है, तो ये बातें हमने क्या पढ़ ली, भारत या विश्व के सामने जो आर्कटिक क्षेत्र है उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए, जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो आप कंक्लूजन में ये बहुत शानदार तरीके से लिख के आइएगा, विश्वास करिए बहुत ज़बरदस्त है। क्या लिखा है, पढ़िए। भारत को आर्कटिक में मानसून और जलवायु परिवर्तनों और ध्रुवीय अध्ययनों और हिमालयों के बीच संबंधों की समझ को और बढ़ाने तथा आर्थिक एजेंडे को मजबूत कर भारतीय उद्योगों को इन क्षेत्र में पैर की उंगली जमाने और स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रौद्योगिकी तथा तक पहुंचने में आगे बढ़ना चाहिए। किसको? भारत को। एक ज़बरदस्त बात बताऊं, अगर कभी आपको कंक्लूजन लिखना हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी जो आपने ऊपर कंटेंट लिखा है ना, उससे बियॉन्ड आपका नहीं होना चाहिए। वहीं की बातों को लेके आपको कंक्लूजन लिखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कुछ अद्भुत लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो पता चला कि जो आपने लिखा है उससे मैच ही नहीं कर रहा। जो आपने ऊपर लिखा है उसी से लिखना है। जैसे मैंने ऊपर देखो मानसून की बात की थी, जलवायु परिवर्तन की बात की थी, ध्रुवीय और हिमालय के बीच संबंध की बात की थी कि नहीं? बोलिए। आर्थिक एजेंडे की बात की थी कि नहीं? भारतीय उद्योग को वहाँ पे पैर जमाने की बात की थी कि नहीं ने? स्वच्छ और पर्यावरण रूप से टिकाऊ प्रौद्योगिकी की बात की थी कि नहीं? बिल्कुल बात की थी। उसी को लेकर तो लिख दिया कि भारत को उन सब चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, बस हो गया। सीधी सी बात है, मेरा पॉजिटिव उत्तर में हम एक वे फॉरवर्ड अच्छे से दे दिए। कुछ ऐसी तैयारी आपकी यूपीएससी में होनी चाहिए, तब दमदार मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आज का जो सेशन था आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्या करना है, लाइक, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।